बच्चा हमारा चैप्टर चल रहा था लिपिड का, ठीक है ना यार, वसा का, जिसमें हमने लास्ट वीडियो तक देख लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, ठीक है ना। ये लास्ट वीडियो तक देख लिया था। इसमें हमने 3 टाइप के क्लासिफिकेशन देखे थे। पहला था सिंपल लिपिड, सेकंड था कॉन्जुगेटेड, ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड, और थर्ड था आपका ड्राइव्ड लिपिड, ठीक है ना। सिंपल, कॉन्जुगेटेड और ड्राइव्ड, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न, या व्युत्पन्न लिपिड को हमने देखा था, ठीक है ना। आज हम बात करने वाले किसके, लिपिड के महत्व की। सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड, ओके। सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड, तो लिपिड का फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या हो, हमने एक चीज़ देखी, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली से बोला जाता है। तो सिंगर निकलसन का मॉडल ये कहता था प्रोटीन प्लस लिपिड मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। और सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, किसी भी सेल की स्ट्रक्चर को बनाने का कार्य करती है, स्ट्रक्चर को या संरचना को बनाने का कार्य करती है। तो पहले ये लिख सकते थे हम संरचनात्मक संघटकों के रूप में एज स्ट्रक्चरल मटेरियल, ठीक है ना, एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। कुछ जीव जो होते हैं, कुछ जीवों में क्या होता है, संचित खाद्य पदार्थ के रूप में, स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में, संचित खाद्य पदार्थ के रूप में, एज स्टोर्ड फूड मटेरियल, ठीक है ना, संचित खाद्य पदार्थ के रूप में हो सकते थे। और बात की जा सकती है क्या, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में इनसे क्या ज़्यादा मिलेगी, और ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है जो सिंपल लिपिड हो, चाहे कॉन्जुगेटेड या ड्राइव टाइप के लिपिड हो, ये क्या होते हैं, ग्लिसरॉल की किससे मिलके बनते हैं, फैटी एसिड प्लस बात करते हैं हम ग्लिसरॉल की, ठीक है ना। ग्लिसरॉल का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH CHOH CH2OH। ये क्या होता है, 3 कार्बन का परमाणु होता है। कितना, 3 कार्बन का परमाणु होता है। हमने ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस देखा था कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस देखा, उसमें देखा था हमने जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट होता है, वो 3 कार्बन के दो परमाणु में टूट जाता है, जो था 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फास्फेट। इसी प्रकार से 3 कार्बन का परमाणु ये भी कहाँ जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस में जाके क्या करेगा, ऊर्जा की उत्पत्ति करेगा। किसकी, ऊर्जा की करेगा, उत्पत्ति करेगा। और ऊर्जा की, इनसे निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऊर्जा प्राप्ति हेतु एज एनर्जी प्रोड्यूसर, ठीक है ना, ऊर्जा प्राप्ति हेतु। अगर नेक्स्ट बात की जाती है, अगर नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो पक्षी जो वर्ग होता है, एवीज वर्ग, ठीक है ना, एवीज वर्ग या पक्षी वर्ग,
के प्राणियों में पंखों पर मोम की परत वैक्स लेयर का पाया जाना है कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं वाटर प्रूफिंग एजेंट। ठीक है ना, वाटर प्रूफिंग के रूप में क्या करना यूज़ में लिया जा सकता है यानी लिपिड को। तो ये हो जाते हैं हमारे लिपिड के कुछ महत्व हो जाते हैं। वैसे कुछ जैसे कि इमल्सिफिकेशन में भी ये काम आते हैं। तो ये हो जाता है आपका लिपिड के महत्व का टॉपिक पूरा। फिर आती है बात किसकी, ग्लिसरॉल मेटाबॉलिज्म की। ग्लिसरॉल का उपापचय, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लिसरॉल। ये जो ग्लिसरॉल का ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है CH2OH CHOH, हमको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। हमको क्या करना है, इसे ब्रेक करना है, तोड़ना है। ठीक है ना, ब्रेक करना है, तोड़ना है। इसके साथ ही साथ इससे क्या निकलेगी, कुछ ऊर्जा की प्राप्ति कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इसके टूटने से किस प्रकार के अणु बनने। जैसे कि मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, ये कहाँ जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जाएगा और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या करेगा, निर्माण करेगा। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक है ना, तो इसमें ग्लिसरॉल का उपापचय को बोला जाए तो इस प्रकार से लिख सकते थे, ग्लिसरॉल ग्लाइकोलाइसिस व ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक एसिड। ठीक है ना, पायरुविक एसिड आगे उसका भी कार्बोक्सिलीकरण होता है, तो एसिटाइल को एंजाइम में चेंज हो जाएगा और वापस से क्या करेगा, क्रेब्स साइकिल का निर्माण करेगा। ग्लिसरॉल ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है ना, ओके। तो इसके लिए अगर फर्स्ट स्टेप दिया जाए, इसको तोड़ने के लिए, ठीक है ना, तो किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CH2OH और ये फॉर्मूला है किसका, ग्लिसरॉल का। इसको तोड़ने के लिए अपन ने क्या दे दी, ऊर्जा दे दी। ठीक है ना, क्या दे दिया है यहाँ पे, ऊर्जा दे दिया। इसमें से ATP, पी में से क्या होगा, फॉस्फेट जो है मॉलिक्यूल हट कर क्या आ जाएगा, इस पर ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये सारा का सारा होगा किसमें, ग्लिसरोकाइनेज के द्वारा। ये सारा का सारा प्रोसेस होता है ग्लिसरोकाइनेज के द्वारा, क्योंकि जब भी ATP का यूज़ आता है तो हम लोग काइनेज एंजाइम यूज़ में लेते हैं, तो ग्लिसरोकाइनेज। ठीक है ना, तो अब इससे क्या उत्पाद बन जाएगा, यहाँ पे ग्लिसरोकाइनेज के काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में बन जाएगा आपके पास ग्लिसरोफॉस्फेट। फॉस्फेट यहाँ से हटकर ग्लिसरॉल पे आ जाएगा, CH2O P डबल बॉन्ड OH। ठीक है ना, प्लस साथ में क्या बनेगा आपका ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या प्रोडक्ट था आपके पास, ग्लिसरोफॉस्फेट। ये आपके पास प्रोडक्ट था ग्लिसरोफॉस्फेट। अगर इसको लिखना पड़ता है तो हम इस प्रकार से लिख सकते थे, ग्लिसरॉल ATP की उपस्थिति में, ATP व ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरोफॉस्फेट अणु में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, अभी एक ग्लिसरोफॉस्फेट के लिए हम लोग देते हैं क्या, सेकंड प्रकार का इसके लिए क्या देंगे हम, रिएक्शन देंगे। ठीक है,
हम पढ़ रहे थे मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को तोड़कर हमको ये देखना है कि ऊर्जा की प्राप्ति करनी है और इसका अंतिम उत्पाद क्या बनेगा। ग्लिसरॉल के टूटने से अंतिम उत्पाद क्या बनेगा। तो फर्स्ट हमने प्रोसेस लिया है यहाँ पे, ग्लिसरॉल की क्रिया कराई है किसके साथ, एटीपी के साथ। एटीपी के साथ कराने का रीज़न ये था, हम इसको तोड़ना चाहते हैं। इसको हम क्या करना है, तोड़ना चाहते हो। किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है ना, हमने ऊर्जा दे दी। इस पे से फॉस्फेट अणु हटकर एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट के अणुओं में से दो फॉस्फेट के अणु तो अलग हो गए, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट का जो अणु था वो किस पर एडजस्ट हो गया, यहाँ पे ग्लिसरॉल पर आकर जुड़ गया। किसकी प्रेजेंस में, ग्लिसरोकाइनेज की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में आकर जुड़ गया, जिससे क्या बन गया, आपका ग्लिसरोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बन गया। ग्लिसरोफॉस्फेट आगे चलकर एटीपी से क्रिया करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, एटीपी से क्रिया करेगा। फिर क्या बनेगा आपका, और एटीपी से क्रिया करने पे इसमें से दो हाइड्रोजन जो हटेंगे, जो दो हाइड्रोजन अणु परमाणु हटेंगे, उनको कौन, एनएडी ग्रहण कर लेगा, जो कि हमने देखा है ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने देखा है। ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं हम ग्लिसरो फॉस्फेट, ठीक है ना, ग्लिसरोफॉस्फेट प्लस एटीपी। ठीक है ना, एटीपी। अब हमने बोला है यहाँ से क्या हटेगा, दो H प्लस आयन। कौन हटेंगे, दो H प्लस, और दो H प्लस को कौन ले जाएगा, NAD। NAD ग्रहण करने के बाद बन जाएगा NADH2। और ये क्या करता है, ऊर्जा रिलीज करता है। ये क्या करता है, ऊर्जा रिलीज करता है। अब इसका अगर उत्पाद बनाया जाए, अगर इसका उत्पाद बनाया जाए तो उत्पाद बन के आएगा हमारे पास फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में बने गए, ग्लिसरो फॉस्फोडिहाइड्रोजनेज, या कह सकते हैं फॉस्फोडिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो हम ये कह सकते थे हमने ग्लिसरोफॉस्फेट बनाया ऊपर, जिसको हमने क्या करा, और तोड़ा एटीपी की उपस्थिति में। एटीपी से टूटने पर क्या होंगे, दो H प्लस आयन जो थे इसमें से निकलेंगे। दो H प्लस आयन क्या होंगे, इसमें से फॉस्फोग्लिसरेट में से H प्लस आयन निकलेंगे। ठीक है ना, और क्या बन जाएगा आपको, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या PgAl का निर्माण हो जाएगा। किसका, PgAl का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, इन दो H प्लस आयन को ETS में हमने देखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने देखा है। ठीक है ना, NAD ग्रहण कर लेता है। ये NAD आगे चलकर किस में परिवर्तित जाएगा, दो H प्लस आयन को ग्रहण करने के बाद ये किसका निर्माण, NADH2 का निर्माण कर लेगा। एक NADH2 हमेशा 3 ATP के बराबर क्या होता है, ऊर्जा की उत्पत्ति करता है। एक NADH2 हमेशा 3 ATP के बराबर क्या करेगा, ऊर्जा की उत्पत्ति करेगा। ठीक है ना, फिर उत्पाद के रूप में हमारे पास बन जाएगा 3PgAl। अब इस 3PgAl का अगर भविष्य देखा जाए, अगर इस 3PgAl का भविष्य देखा जाए तो इस 3PgAl का भविष्य हमेशा ये होता है, ये हमेशा ग्लाइकोलाइसिस में जाए। ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस में जाए और क्या हो, आगे ऊर्जा की उत्पत्ति कर सकता है, या कह सकते हैं हम लोग ये रिवर्स पाथवे में जाए और ग्लूकोज का निर्माण कर ले। तो इसका भविष्य इस प्रकार से कह सकते हैं हम, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लाइकोलाइसिस में रिवर्स पाथवे में जाकर ग्लूकोज का निर्माण
कर लेता है, ठीक है ना। इसका ग्लूकोज का निर्माण कर लेगा। अगर इसको देखा जाए PgAl है, ठीक है ना, रिवर्स होगा, ठीक है ना, किसमें निर्म चल जाएगा ये दो अणु अगर होंगे PgAl के तो फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट का निर्माण कर लेगा। फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट किस में परिवर्तित हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाएगा। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग्लूकोज में। तो ये हम कह रहे थे किसका निर्माण कर लेगा, ग्लूकोज। और यही क्या होता है, दो अणु हमने लिए PgAl के, दो अणु हमने ले लिए फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के इधर से, ठीक है ना। यही क्या हो जाएंगे आपस में, एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में चेंज हो जाएंगे, फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में, ठीक है ना। फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट था। इधर अगर यदि हेक्सोकाइनेज एंजाइम आ जाए तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, हमेशा किस में चेंज हो जाएंगे, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। किस में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। फ्रक्टोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाएगा। किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं यदि हम ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ग्लूकोज का ग्लिसरॉल का क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन करते हैं या रिडक्शन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास लास्ट अंतिम उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज मिलेगा, साथ ही साथ 2 H+ आयन निकलेंगे। H+ आयन को ETS के द्वारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा किसको दे दिया जाएगा, निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड को, ठीक है ना। निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड को दे दिया जाएगा, जो कि करेगा NADH2 का निर्माण करेगा। और साथ ही साथ क्या, 3 ATP के अणुओं का निर्माण, ऊर्जा की प्राप्ति होगी, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।